दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति अन्नाति यो ही यस्या अन्नत तस्यास्ति किल्बिषम। अर्थात मनुष्य के दुष्कृत्य का, पाप का उसके अन्न में भी अंश होता है, सिर्फ कर्म में ही नहीं। यानी जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप को भी खाता है, उसका भी भागीदार होता है, उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। आज ये श्लोक मैं अपने देश के उन हिंदुओं के लिए कह रहा हूं जो हलाल फूड या मांस का सेवन करते हैं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां हर रोज कोई न कोई नाटक देखा जा रहा है। एक नाटक खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता कि तीसरा शुरू हो जाता है। लेकिन अब यहां एक नया नाटक शुरू हो गया है और इस नाटक के लेखक हैं हिंदू संगठन। पटकथा लिखी है बीजेपी ने। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद के बाद मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को 9 वर्ष यानी उगाड़ी पर हलाल मीट बेचे जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिमों के इस काम को इकोनॉमिक जिहाद करार देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। सीटी रवि ने कहा है कि हलाल का इस्तेमाल जिहाद की तरह ही किया जा रहा है ताकि मुस्लिम दूसरों के साथ व्यापार न करें और हिंदुओं को इस व्यापार में जगह न दी जाए। बीजेपी नेता ने कहा कि जब मुस्लिम सोचते हैं कि हलाल मांस का इस्तेमाल होना चाहिए तो हिंदुओं को ये कहने में क्या परेशानी होती है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल हलाल मांस मुस्लिमों के लिए बहुत प्रिय है क्योंकि मुस्लिम लोग कलमा पढ़कर गर्दन काटते हैं। इसका मतलब है कि वे एक बार इसे ईश्वर को चढ़ा चुके होते हैं, लेकिन उसी मांस को हिंदू दोबारा अपने ईश्वर को चढ़ा रहे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये झूठा होता है, किसी का बचा हुआ है। हलाल को कुछ इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया है कि इस प्रोडक्ट को लोग केवल मुस्लिमों से ही खरीदें, दूसरों से नहीं। यानी अब आप इसे इस तरह से समझिए कि क्या आप किसी को बलि दिए हुए जीव को दोबारा किसी देवता को बलि दे सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर ये हलाल मीट क्यों? भाजपा नेता का कहना है कि अगर मुस्लिम हिंदुओं से मांस खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं से ये क्यों कहते हैं कि वो मुस्लिमों से हलाल मीट खरीदें? अगर मुस्लिम गैर हलाल मांस खाते हैं तो हिंदू भी हलाल मीट का इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। अब बात करते हैं इस मामले ने तूल कैसे पकड़ा। दरअसल कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए उगाड़ी पर मुस्लिमों से हलाल मीट नहीं खरीदने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उगाड़ी हिंदुओं का त्योहार है जिसे हिंदुओं का नया साल माना जाता है। इस दिन मांसाहारी लोग अपने इष्ट देव को मांस चढ़ाते हैं। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी ने हिंदू युवकों से कर्नाटक का माहौल खराब नहीं करने की अपील की है। कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और उसी के कारण ऐसी राजनीति हो रही है। कांग्रेस के प्रताड़ना के कारण राज्य के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब जरा इसका इतिहास भूगोल समझ लेते हैं। दरअसल इस्लाम में हलाल शब्द विशेष रूप से इस्लामी आहार कानूनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा यह मुस्लिम व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाला बन गया है। कोई भी मुस्लिम शख्स किसी हिंदू के हाथों से कटा हुआ मीट नहीं खाएगा, लेकिन हिंदू वर्ग है कि हर जगह समझौता कर लेता है। कई लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता। इसी कर्नाटक में कई लोग होंगे जिन्हें मुस्लिमों के रोजगार की चिंता हो जाएगी। कुछ लोग इन्हें बेचारा कहने लगेंगे। काश इतनी ही चिंता आप हिंदुओं के लिए करते, उनके रोजगार की चिंता करते, तो उस समय तो आप कहेंगे कि ये सरकार का काम है, सरकार रोजगार दे। सही है, सरकार को सोचना भी चाहिए। तो फिर आप उसके रोजगार की चिंता क्यों कर रहे हैं जो हलाल मीट बेच रहा है? उसकी भी चिंता सरकार ही करेगी। आपको पता हो या न हो, हलाल फूड के नाम पर पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस का, आटा, चावल समेत कई खाद्य फूड हैं, कई खाद्य पदार्थ हैं जो इस्लामिक संगठन से सर्टिफाइड होते हैं। कोई भी मुस्लिम शख्स जब कोई खाद्य पदार्थ खरीदता है तो इन चिन्हों को देखकर ही खरीदता है, जबकि
आपको ये भी बता दें कि ये सर्टिफिकेट कोई सरकार नहीं जारी करती, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड देता है। यानी इनके व्यापार में किसी और की एंट्री नहीं हो। जबकि हिंदू समाज है कि हर जगह समझौता करता फिरता है। लेकिन अब कर्नाटक में नई क्रांति छिड़ी है, हिंदुत्व की क्रांति, और मुझे लगता है कि ये हिजाब विवाद के जवाब में छेड़ी गई है। जब तुम गलत चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, तो फिर हम सही और अपनी चीज के लिए अपना फैसला क्यों नहीं ले सकते। एक बात ध्यान रखिए, आप लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र कोई और नहीं बनाएगा, कोई और बनाने भी नहीं आएगा। वो हमको और आपको ही बनाना होगा, यानी हिंदू समाज को बनाना होगा। सरकारें देश चलाती हैं, जबकि राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और बहू ईडी की रडार पर हैं। पश्चिम बंगाल के कोयला खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन भेजा है। रुजिरा को 30 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। उन्हें पहले भी पेश होने के लिए कहा गया था। अभिषेक बनर्जी को 29 मार्च को पेश होना था, लेकिन वो भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। इससे पहले 21 मार्च को उनसे लगभग 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ईडी ने सबसे पहले उन्हें सितंबर में तलब किया था। पूरा मामला कोयला खनन घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपी है। जांच एजेंसी 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक का नाम विकास मिश्रा है, जो टीएमसी युवा शाखा के नेता विनय मिश्रा का भाई है। दूसरा नाम बांकुरा थाने का पूर्व इंस्पेक्टर अशोक कुमार मिश्र है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या। तो 27 नवंबर 2021 को सीबीआई की कोलकाता एंटी करप्शन ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज होल्डर्स एरिया से कोयलों के अवैध खनन और उठाव में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, जो कोल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व की है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खनन करती है। मामला तब सामने आया जब मई से अगस्त 2021 के बीच सतर्कता विभाग और ईसीएल टास्क फोर्स ने जांच में पाया कि ईसीएल के पट्टे पर अवैध रूप से खनन और उसकी ढुलाई हो रही है। जांच टीम ने मौके से कई खनन मशीन और कोयला जब्त किया। घोटाले का पूरा कारोबार बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक, झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक फैला है। इन क्षेत्रों में कई ऐसी खदानें हैं जो बंद हैं, लेकिन मात्र कहने के लिए बंद हैं। वहां माफिया अब भी खनन कर रहे हैं। नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी मामले को लेकर ईसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार अनूप मांझी इस पूरे घोटाले का सरगना है। इसके अलावा ईसीएल के महाप्रबंधक अमित धर और जयेश चंद्र राय समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कुल घोटाला 1352 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीबीआई ने 28 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल में 45 जगहों पर छापा मारा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के यहां भी छापा पड़ा। इसके बाद कुछ गवाहों ने रुजिरा की फर्म लिप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस एलएलपी का नाम लिया। अभिषेक बनर्जी ने 2010 में अपनी मां लता के नाम पर इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 4 मई 2011 को हुआ। 19 अप्रैल 2012 को अभिषेक ने एक कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। तीसरी कंपनी 2017 में शुरू हुई, जिसमें उनके साथ उनके पिता अमित भी पार्टनर थे। माकपा ने 2013 में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की मदद से अभिषेक बनर्जी ने अपनी फर्म का इस्तेमाल पूंजी योजनाओं के लिए किया। माकपा ने आरोप लगाया कि 2 फर्मों में अभिषेक बनर्जी की फर्म का कारोबार 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आरोपों के तुरंत बाद अभिषेक ने निदेशक पद को छोड़ दिया था। सीबीआई रुचिरा बनर्जी से कोयला चोरी मामले की जांच में पूछताछ कर चुकी है। रुचिरा बनर्जी का नाम इस केस में उस वक्त आया जब सीबीआई की टीम ने पिछले साल दिसंबर के अंत में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के यहाँ छापेमारी की। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने रुचिरा का नाम लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने रुचिरा को नोटिस जारी किया। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब ममता बनर्जी की फैमिली पर भी ईडी और सीबीआई की नज़र पड़ गई है। बस
नवाब मलिक और अनिल देशमुख वाली कहानी न हो। सबसे जो बड़ी चीज, दो खबरों में पश्चिम बंगाल झारखंड की बात हुई, लेकिन महत्वपूर्ण खबर कर्नाटक की। कर्नाटक में जिस तरह से एक नई क्रांति का आगाज हुआ है, उस क्रांति में आप भी अपना सहयोग करें और कोशिश करें कि आप हलाल मीट या हलाल वस्तु न खरीदें, और यदि खरीद रहे हैं तो उसे उपयोग उसी हिसाब से करें, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में करें। कोशिश करें कि वो नहीं खरीदें, तब बेहतर है, क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन बड़े देशों में अरबों रुपए की कमाई इस हलाल फूड से होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के घर में जाता है, मुस्लिम संगठनों के पास जाता है। खासकर मुस्लिमों के घरों में भी मत कहिए, मुस्लिम संगठनों के पास जाता है। आपको पता है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड इस चीज़ के लिए, इस सर्टिफिकेशन के लिए अच्छा खासा टैक्स लेता है, और उसी टैक्स के पैसे से हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो हिजाब और बुर्के के लिए केस लड़ते हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।